प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? सब ठीक हो? पेपर की तैयारी चल रही है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गणित कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट जो भी वीडियो ये बनेगा उसको आप अगर देख लेंगे तो आपका बहुपद का कॉन्सेप्ट एकदम से तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा पेपर होगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल से मिस मत करिए और इसे देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। और अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो इसको शेयर कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और चलते हैं बहुपद की ओर। बहुपद क्या है और फिर उसके बाद देखो, ये मैं 8 पॉइंट लिया हूँ। 8 पॉइंट में क्या क्या है इसको आप पहले देख लेते हैं। उसके बाद इस आठों को फिर हम एक्सप्लेन करके व्याख्या करके बताएंगे। सबसे पहला है बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है, किस प्रकार का होता है, बहुपद का मतलब क्या है, बहुपद के प्रकार, फिर क्या होता है, फिर बहुपद का प्रकार क्या है, बहुपद का प्रकार क्या है। दूसरा, तीसरा, इसके बाद शून्यक। शून्यक क्या है, शून्यक के प्रकार क्या है, शून्यकों की संख्या क्या होती है, शून्यक निकाले कैसे जाते हैं, ये शून्यकों के बारे में आपको पढ़ना होगा। शून्यक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शून्यक से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड पेपर में। फिर उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही है। और इसको आपको बीज गणित में, ये बीज गणित आपका बहुपद है, बीज गणित में भी इसे पढ़ना पड़ता है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। अब जो शून्यक है आपका और गुणांक जो होते हैं बहुपद के, उनके बीच में क्या संबंध होता है, ये यहाँ तक कि सिद्ध भी करने के लिए आया करता है पेपर में, या आपकी बुक में होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो उनको आपको समझ लेना है। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका द्विघात बहुपद, सबसे ज़्यादा आपके कक्षा 10 में जो है वो द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद है, एक चैप्टर आपका त्रिघात बहुपद भी है। फिर उसके बाद दो शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। उसके बाद क्या है? दो शून्य से बहुपद ज्ञात करना, मतलब दो शून्यक अगर अल्फा बीटा ले लिया जाए, किसी बहुपद के दो शून्यक दे दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि एक बहुपद बना के दिखाओ, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसका क्या सूत्र होता है वो बताया जाएगा। ग्राफ में शून्यकों की संख्या, आपका जो ग्राफ होता है उसमें शून्यकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कैसे गिनी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उससे पहले मैं आज आप लोगों के लिए विद्यार्थी के 5 लक्षण लेकर आया हूं, जिसको आपके पास होना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपके पास है तो आप एक अच्छा रिजल्ट अर्जित कर पाएंगे, एक अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। सुनिए ध्यान से। काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी की ये 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। जिस प्रकार आपने कभी पानी में देखा होगा बकुला किस प्रकार से ध्यान लगाकर अपने शिकार को पकड़ता है, उसी प्रकार आपको भी अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। अगर आप कुत्ता कहीं सो रहा है, आप बगल से निकल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुत्ता तुरंत जाग जाता है। उसी प्रकार से आपकी भी नींद होनी चाहिए कि आपको, आपके दिमाग में यह सनक चढ़ी होनी चाहिए कि आपको रिजल्ट अच्छा लाना है। आपको नींद नहीं लगनी चाहिए। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अधिक से अधिक सो लिए। उसके बाद अगर कोई उठा कहा कि पढ़ नहीं रहे हो, तुरंत आपकी आँख खुल जानी चाहिए, मतलब बहुत कम सोना चाहिए। स्वान निंद्रा तथैवचा अल्पहारी, अल्प माने क्या होता है? थोड़ा से, आहारी माने भोजन, और थोड़ा से भोजन लेना चाहिए, थोड़ा से भोजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी और नींद आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। गृह त्यागी, और फिर घर को त्यागना चाहिए, मतलब आप जितना ज़्यादा हो सके घर के मोह माया में न रहिए, आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान देंगे आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से ये 5 लक्षण हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है और इसका पालन करना
है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप पिछले समय में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आप इस समय अगर आप 1 महीना मेहनत कर दे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला बहुपद। पहला नंबर क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद पदों का समूह होता है। पदों का समूह होता है। अब पद क्या होता है? पद होता है चर और अचर राशि के मिश्रण से पद बनते हैं। किससे बनते हैं? चर और अचर राशि के मिश्रण से पद बनते हैं। और बहुपद का एक लक्षण सबसे बड़ा ये होता है कि जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो चर राशि होता है वो रूढ़ में नहीं होना चाहिए, करणी में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दिखाते हैं बहुपद, तो जैसे यक्स की पावर 2 प्लस 5 यक्स प्लस 2, अगर ये कहा जाए ये आपका बहुपद है तो ये बहुपद नहीं है। अगर यही प्लस हो जाए यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 2, अब ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है। उसके बाद ये नहीं है और ये है। इसके बाद जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक बहुपद है। लेकिन अगर यहाँ पे रूट यक्स लगा दिया गया और प्लस 2, इस प्रकार से, तो ये बहुपद नहीं है। मतलब अगर आपकी चर राशि रूट में हो या माइनस में हो या फिर यक्स की पावर -1/2 प्लस 5, अगर इस प्रकार से है तो यह एक बहुपद नहीं है। इसके बाद आपके जितने भी पदों का समूह होता है वो सब बहुपद होता है। जैसे आप ये देखिए, ये त्रिघात बहुपद है आपका x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 3। अगर इस तरह के पदों का समूह है तो ये भी एक बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। लेकिन ये बहुपद है, क्या है? बहुपद है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार से बहुपद होता है, बहुपद के क्या लक्षण होता है, आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद हम चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार से होते हैं? बहुपद कितने प्रकार से होते हैं? जो बहुपद का प्रकार होता है, बहुपद का प्रकार, बहुपद 2 प्रकार से होते हैं। बहुपद को हम 2 प्रकार से अलग अलग समझ सकते हैं। एक होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। कहे के आधार पर? घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक पदी बहुपद, द्विपदी, शून्य बहुपद, शून्यक बहुपद जिसको कहते हैं, शून्य बहुपद भी हो सकता है। तो पदों के आधार पर और घात के आधार पर इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे यक्स, अब ये अगर यक्स अकेले है तो ये कितने पद है? इसमें एक पद है, तो इसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। कैसा पदी? एक पदी बहुपद। अगर आपका यक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये इसमें कितने पद है? 2 पद है। तो इसलिए एक पद और 2 पद, तो ये 2 पद है, इसलिए ये क्या हुआ? द्विपदी बहुपद। उसके बाद आपका यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 6, अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये कैसे हो गया? त्रिपदी बहुपद। क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार से 4 पदी, 5 पदी, इस पदों के आधार पे बहुपद होता है। अब हम बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर एक घाती बहुपद होता है जिसको एक रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे कि जिसकी घात 1 हो, यक्स प्लस 2। अब इसमें देखिए कि इसमें कितनी घात है? 1 है, जो लिखी नहीं जाती है, जो लिखी नहीं जाती है। तो यक्स प्लस 1 ये आपका एक घाती बहुपद या एक रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद या फिर एक रैखिक बहुपद कह सकते हो। उसके बाद अगर इसकी घात 2 है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स प्लस 2, इस प्रकार के। अब ये पदों के आधार पर तो त्रिपदी है, लेकिन घात के आधार पर इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। अगर अधिकतम 3 घात हो जाए, x³ प्लस 3x² प्लस 5, अगर इस प्रकार का बहुपद है तो वो किस प्रकार, क्या कहा जाएगा? त्रिघाती बहुपद। क्या होगा? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से आपका ये द्विघाती, त्रिघाती, 4 घाती, एक घाती, अधिकतम आपके सिलेबस में जो है एक घाती या एक रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतना आपको समझ लेना है। ये आपका हो गया बहुपद का प्रकार, दूसरा नंबर। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पे।
बहुपद के प्रकार हो गया, बहुपद हो गया, आप दोनों को समझ गए होंगे, पदों के आधार पर भी और घात के आधार पे। अब आगे हम चलते हैं, आपका है शून्यक। शून्यक क्या होता है, शून्यकों की संख्या क्या होती है। शून्यक, शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में यक्ष का वह मान, किसी भी बहुपद में, तीसरा नंबर है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद में यक्ष का वह मान जो उस पद में अगर यक्ष के स्थान पे हम रख दें तो वह जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस बहुपद का वह शून्यक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं यक्ष प्लस 5 है। अब आप बताइए कि इसमें हम क्या रख दें यक्ष के जगह पर कि ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ हम अगर हम -5 रख दें और +5 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा। ये -5 इस बहुपद का शून्यक होगा। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको नहीं पता है 2x² + 1, अब इसका शून्यक निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे px = 2x² + 1 और px यहाँ पे क्या करेंगे, px = 0 मान लेंगे। अब इस प्रकार से हम 2x² + 1 = 0, 2x² = उधर जाएगा -1, x² = -1/2, x = -1/2 का रूट। इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो हम किसी भी बहुपद का शून्यक इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका शून्यक। उसके बाद चौथा नंबर है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर आपके बीजगणित में 2 पद दिया हुआ है और वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन से इसको सही करिए या दिखाइए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भाज्य होगा, जो क्या होगा, भाज्य होगा, वो भाजक गुणे भागफल, इन दोनों के गुणनफल और शेष फल के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आप उसमें भी जा सकते हो, आपका जो यूक्लिड एल्गोरिथम है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं में, उसमें भी ये पूरी तरह से समझाया गया है। तो वही चीज़ है। अब इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, पदों, वहाँ पे संख्या का मतलब रहता है, यहाँ पे पद रहता है। जैसे मान लिया जाए अगर आपका दे दिया जाए 4x² और यहाँ पे 2x, अब इसके रूप में अगर इसको समझाना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x², इसको पहले भाग दे देंगे 4x² से, 2 दूनी 4 और x है तो x बार, तो 4x² कट गया। तो 4x² = भाजक आपका कितना आया है, भाजक है 2x और गुणे भागफल कितना है 2x और प्लस शेषफल कितना आया है 0। अगर देखा जाए तो आपका ये 2 दूनी 4x² + 0, तो ये आपका हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार से बीजगणित में इसकी जरूरत पड़ती है। बस, और ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, इसको इतना ही आपको ध्यान में रखना है। भाग देने के लिए बहुपद में आया करता है एक पद से दूसरे पद में भाग देना, तो थोड़ा से आप लोग भाग मैंने बता भी दिया है, थोड़ा छोटा से एक लेकर कि भाग कैसे सीखना है उसको सीख लेना है। उसके बाद 5वां नंबर चलते हैं हम, शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब हम आपको यहां से दिखाते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक क्या है, अगर हम मान लिया जाए एक द्विघात पद का लेते हैं, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c,
जहाँ पे ये याद रखो कि एक जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये आपका द्विघात वाला जीरो हो जाएगा, और द्विघात वाला जीरो हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए याद रखिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर हम इसको एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं, शून्य और गुणांकों में संबंध, एक तो द्विघात बहुपद का होता है, एक त्रिघात का बहुपद होता है। तो आपका जो ये 7वां नंबर है, दो शून्यक से बहुपद ज्ञात करना, और ये जो आपका 6वां नंबर द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको ज्यादा पॉइंट नहीं समझना होगा। तो अगर दो शून्यक हम ले लेते हैं, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, इसको आप पूरा यहीं पे समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद, शून्यक और गुणांक सब क्या है। अब गुणांक क्या है, जैसे यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, यक्स का गुणांक क्या है, बी है, और ये अचर पद है, क्या है, अचर पद सी होता है, अचर पद सी होता है। तो दो शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो इसका योगफल जो होता है क्या होता है, एक होता है योगफल और एक होता है गुणनफल। तो योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका इधर जो आपका ये है यक्स का गुणांक माइनस बी अपान ए। इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके दो शून्य का अल्फा और बीटा है, अगर कह रहा है कि दो शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, दो शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, तो आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, इक्वल टू करोगे यहाँ पे, और फिर जो यक्स का गुणांक होगा उसको माइनस में यहाँ रखोगे, और जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा हर में रखोगे। इस प्रकार से जो अंश बटे हर आपकी एक परिमेय संख्या भिन्न प्राप्त होगी, वह इसका क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल होगा। हिंदी में अगर आपको समझना है, माइनस यक्स का गुणांक, मतलब ये जो यक्स है उसका माइनस में गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक, उन शून्यकों का योगफल कहलाता है। अब हम बात करते हैं गुणनफल की। गुणनफल दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी अपान ए कह सकते हो। अब ये सी क्या है, सी है आपका अचर पद। अब इसको हिंदी में लिखे देते हैं, सी है अचर पद, और फिर आपका ये क्या है, ए वही है आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है आपका दो शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों का गुणनफल। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना है। अब अगर इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों या योगफल और गुणनफल दिया हो, तो आप बहुपद कैसे ज्ञात करोगे। बहुपद भी ज्ञात किया जा करने के लिए आया करता है कि दो योगफल दे दिया या गुणनफल दे दिया, या फिर अलग अलग दो आपके शून्यक दे दिए और कह दिया बहुपद ज्ञात करो। तो उसका फार्मूला देखो क्या होता है, इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। एक बार आपका पूरा बहुपद रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा, जितने भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। अब अगर मान लिया जाए दो शून्यक दिया है, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो योगफल आपका पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, ये आपका योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता क्या है, अल्फा बीटा का मतलब होता है गुणनफल। तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो इसका जो बहुपद ज्ञात किया जाता है, बहुपद, अगर आप बहुपद अच्छे समझ लोगे तो अगला चैप्टर जो आपका चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण है ना, उसमें इसका 50% सहभागिता है और वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आपका सूत्र होता है यक्स स्क्वायर, क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अगर हम फार्मूला लगा देंगे तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एक बहुपद ज्ञात कर लेंगे। कब, जब दो शून्यक दिया हो, अल्फा बीटा अगर अलग अलग दिया हो, दो शून्यक अलग अलग दिया हो, तो आप अलग अलग रख के पहले जोड़ो और फिर गुणा करो, तब यहाँ रखो। अगर योगफल और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट आप यहीं पे रखो और आपका बहुपद तैयार। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो अगर आपका दो योगफल या गुणनफल दो शून्यकों का या फिर अलग अलग दो शून्यक दिए हों तो उससे हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम
अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद और त्रिघात। आपका जो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है, इसमें से आप द्विघात बहुपद पढ़ चुके हो। अभी आपको मैंने द्विघात बहुपद का सभी चीज बता दिया हूं, केवल अब आपको मैं बता रहा हूं त्रिघात बहुपद। अब आपका त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? अधिकतम 3 हो, अधिकतम 3 हो। जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये कितनी घात है इसकी? 3 है। कितनी है? 3 है। अब इसके आपके क्या ज्ञात करना है? इसका पूछा करता है योगफल, दो दो शून्यकों का योगफल। अब इसमें अगर 3 शून्यक हैं, जितनी जिसकी घात होगी उतनी ही शून्यक होंगे। अब शून्यकों की संख्या सुन लो, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, और पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का। तो जो सबसे अधिकतम घात होती है, जैसे इसमें कितनी घात है? 3 है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। अगर द्विघात है तो उसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो इसमें अगर 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। अगर 2 है, मान लिया जाए ये आपका x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें इसकी घात अधिकतम कितनी है? 2 है। अगर 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 2 और इसमें शून्यकों की संख्या 3। कितने होगी? 3 होगी। तो आप ये भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, जहां अल्फा बीटा गामा इनके 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो तीनों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब उसके बाद आपका क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर दो शून्यकों का गुणनफल फिर उसका योगफल, तब उसका क्या होता है? उसका होता है c/a। क्या होता है? c/a। इसके 3 होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों का अगर गुणनफल कहा जाए तो तीनों का गुणनफल माइनस d/a होता है। क्या होता है? d/a होता है। मतलब ये चारों से आपके गुणांक लिए गए हैं। ये अचर पद है, ये x का गुणांक है या x² का गुणांक है, और नीचे जितने हैं तीनों में सब x² के गुणांक हैं। अगर x² में गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है। अगर मान लिया जाए ये 2x³ है तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। अगर नहीं है, केवल x³ है, तो इसका गुणांक 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया। अगर त्रिघात बहुपद दिया हो तो इस प्रकार से उसका योगफल, ये दोनों योगफल है, ये तीनों शून्यकों का योगफल है, फिर दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल है, और ये तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान है। तो इस प्रकार से हम इसको, अगर कोई भी बहुपद दिया है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसे नोट कर लेना है कॉपी में, और 1 से 2 बार सुन लेना है वीडियो को और समझ लेना है, फिर आपको याद हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मैथ में फार्मूला याद है, नियम याद है, रूल याद है, रखना आता है, तो आप समझ लीजिए कि मैथ आपका बहुत अच्छा होगा और आप बढ़िया नंबर पाओगे। आप 90, 95, 100 नंबर तक पा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद तो त्रिघात हो गया, दो शून्यक से बहुपद ज्ञात करना, ये भी हमने आपको बता दिया, 2 शून्यक से बहुपद ज्ञात करना। अब ग्राफ में शून्यकों की संख्या, आपको पता है ग्राफ विधि, ग्राफ विधि जो आपके चैप्टर में है, प्रश्नावली 2A में ग्राफ विधि ही सबसे पहले है, जिससे कि शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। तो समझ लेते हैं, ये आपका क्या है? x अक्ष है, और ये क्या है? y अक्ष है। यहाँ पे आप समझ लो कि ग्राफ विधि से कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान है, आप केवल 2 तरीके से समझ लो। यहाँ समझो, आपका अगर ये py या px, जहाँ पे y आपका क्या है? y अक्ष के निर्देशांक है, और px क्या है? x अक्ष के निर्देशांक है।
अब यहाँ पे आप समझ लो ये आपका x अक्ष है, यहाँ पे 0 0 मूल बिंदु है। अगर हम देखा जाए तो ये भी आपका x अक्ष है, y अक्ष है। तो इसका रूल आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी ही होंगी जितनी की रेखा x अक्ष पर काटेंगी। किस अक्ष पर? x अक्ष पर। y अक्ष से हमसे कोई मतलब नहीं है। x अक्ष पर जितनी बार काटेंगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे कि मान लिया जाए अगर हम यहां से करें, अब यहां देखो कितनी बार कटा है। अब इन दोनों से आपको समझ लेना है और यहां पे देखो इन दोनों को आप समझ लो कितनी बार ये कटा है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, और इसमें भी शून्यकों की संख्या। आप आज तक नहीं पढ़े होंगे ऐसा, और बहुत सरल विधि है और देख कर ही आपको डर लगता होगा कि ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा है कि x अक्ष पर जितनी बार कटेगा, x अक्ष पर जितनी बार कटेगा वही आपका शून्यकों की संख्या होगी। अब यहाँ कितनी बार कटा है? 1 2, एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ कटा है 3, एक बार यहाँ कटा है 4। तो 1 2 3 4 कितनी बार कटा है? 4 बार। x अक्ष को ये रेखा 4 बार काट रही है। कितनी बार? 4 बार। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब यहाँ और समझते हैं, आपका x अक्ष यहाँ है और ये y अक्ष है, और एक बार ये y अक्ष को काट रहा है, लेकिन x अक्ष को ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है। x अक्ष आपका यहाँ है, बताइए कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। तो बताइए या शून्यकों की संख्या इसमें कुछ होगी? कुछ नहीं होगी, बिल्कुल एक भी नहीं होगी। कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो शून्यकों की संख्या इसमें 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर ये कहीं पर भी नहीं काट रही है रेखा। अगर x अक्ष पर जब तक नहीं काटेगी तब तक शून्यकों की संख्या होने वाली नहीं है। तो x अक्ष पर अगर काटेगी तो शून्यकों की संख्या होगी, वही गिनती की जाएगी, उसी को लिखा जाएगा, वही शून्यकों की संख्या होगी। और अगर y अक्ष पर काट रहा है, चाहे 10 बार काटे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x अक्ष को देखना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ग्राफ विधि में इन दोनों से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि आपका शून्यकों की संख्या किसी ग्राफ में देखकर कितनी होगी। धन्यवाद। मैं समझ गया होऊंगा, आप भी समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद किस प्रकार से आते हैं, सवाल किस प्रकार से आते हैं। इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करा दिया हूं। अब आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, फिर देखिए आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।